कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास से सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स शुरू कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस। each 1 kg are placed along the x-axis at x बराबर प्लस माइनस 1 मीटर प्लस माइनस 2 मीटर्स। मैथ्स वाले लोग समझ गए होंगे, इसमें अब जीपी का यूज करने वाला है। प्लस माइनस 4 मीटर प्लस माइनस 8 मीटर डॉट 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 प्लस माइनस 16 मीटर डॉट 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 फुल स्टॉप। The gravitational potential, magnitude of gravitational potential, नॉन मैथ्स वाले को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। एक ही का टेंथ में पढ़े थे, जीपी नॉन मैथ्स वाले लोग तो पढ़े नहीं हो। The magnitude of gravitational potential, एक ऐसा क्वांटिटी स्केलर की वेक्टर, तो स्केलर में डायरेक्शन वायरेक्शन का झमेला नहीं है, बस फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द ओरिजिन ऑप्शन G/2 G 2G 3G 4G 5 ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाओ, थोड़ा सोचो, फिर बताओ। क्योंकि उस दिन तुम खुद बोली कि तुम्हारा टारगेट आईआईटी का एग्जाम जेईई मेन जेईई एडवांस है, तो फिर स्मार्ट बनो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस की बात हो रही है। इनफाइनाइट मासेस, ये ओरिजिन है, क्वेश्चन में लिख रहा है। और इनफाइनाइट मास कितने कितने का, 1-1 केजी का है। कहाँ कहाँ पर प्लेस किया गया है? एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस। ये बहुत बार रिपीटेड है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये 1 मीटर दूरी है, ये 2 मीटर, कहीं पर ज्वाइन करके रखना है सबको, नहीं तो सिलेबस पीछे ही होते चला जा रहा है ना। उसके बाद वाला 4 मीटर पर है, इसके बाद वाला फिर 8 मीटर दूरी पर है। ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ और ये चल रहा है। सिर्फ इस तरफ ही नहीं रखा हुआ, इधर भी रखा हुआ है। ये इधर से 1 मीटर दूरी पर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर भी 2 मीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है इधर भी 4 मीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर भी 8 मीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये चल ही रहा है ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक। और मास 1 केजी का है, तो यहाँ थोड़ा हमारे लिए आसान है कैलकुलेशन। तो मास 1 केजी का है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? ओरिजिन पर क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। परसों आप ही लोग बताए थे, उससे पहले भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर, और स्केलर का टोटल निकालने के लिए ज्यादा माथा दर्द नहीं है, सीधा सीधी सबको क्या करना है, जोड़ चल रहा है। तो आ जाएगा VA प्लस VB प्लस VC, और ये एक्चुअली में इधर से भी है, तो डायरेक्शन वायरेक्शन का झमेला नहीं है, सीधा एक बार निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद किया हुआ माइनस GM/R, और ये मास भी 1 केजी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा और आसान है। माइनस G/R केवल बताइए, क्योंकि मास 1 है इस क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा, इस क्वेश्चन में मास 1 केजी। तो कितना कितना होगा? पहला वाला माइनस G/R, यहां से आता का कितना हो जाएगा? 1। ये क्या करेगी, पेडुलो मिला रही है। फिर इसको और माइनस जी उस SHM चैप्टर में करना है, अच्छा लगेगा, चैप्टर समझाने में बनेगा। बाई 2, फिर माइनस G/4 माइनस G/8 इंटू 2,
इसमें माइनस जी को अगर कॉमन निकाल लें, अब यह 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इंफिनिटी तक इंटू 2। तो अब जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले लोग तो जानते होंगे, नॉन मैथ्स वाले लोग 10th में आप लोग एपी पढ़े थे। एपी कहता है कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसको देखो, एक 1/2 1/4 1/8 इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम है। ये वाला टर्म जो है 1 1/2 1/4 1/8 ये किसमें है? इट इज इन जीपी। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग याद कर लिए हैं, बहुत लोग याद किए होता है। ये होता है ऐसा तब जब r 1 से बड़ा हो, 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। ये कब? जब r 1 से छोटा हो और अगर इनफाइनाइट जीपी हो जाए। यही याद करना है, मैथ वाले लोग तो जानते हैं, नॉन मैथ वालों को याद करना है। इनफाइनाइट जीपी हो और उसमें कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना कंपलसरी है, तो वहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और जब मैं जीपी पढ़ा था तो तब मैं बताया था एक्चुअली में मैथ से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में ही जीपी का फॉर्मूला का यूज होता है। मैथ्स में तो एक चैप्टर है जीपी, उसका क्वेश्चन आया तो आया वरना नहीं आया। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ये एप्लीकेशन है, किसी भी क्वेश्चन में घुस सकता है। ठीक है, तो ये जीपी में है, दिस इज माइनस जी। ए मतलब पहला टर्म होता है, इसका पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 1/2 इंफिनिटी तक चल रहा है इसलिए। और ऐसा एक्चुअली में 2 बार है क्योंकि ये इधर से भी हो रहा था, इधर से भी हो रहा था। हाँ, 1 से 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 और इंटू, मतलब एक्चुअली में ये माइनस, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वर्ड इस्तेमाल किया हुआ था, इस वर्ड से प्लस 4g पर मार देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ये आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है। अच्छे से बना, तुम लोग घबराते बहुत ज्यादा, हर क्वेश्चन का हार्डे लग रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। 3 मास पॉइंट्स, each of mass m are placed, क्वेश्चन से घबराओ मत, थोड़ा लड़ो। आर प्लेस्ड, या आपस में लड़ना शुरू कर ये दोनों प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम नीचे से इतना बुला रहे सुना नहीं दे रहा था तुम लोग को, ये उधर चला गया था। हाँ, इसका तो अलग है, बाहर जाके बात करके आगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, ये स्कूल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, इस वर्ड के बारे में परसों बात हुआ था। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई मतलब नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब इंटेंसिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल में, तो आपके स्कूल एग्जाम में भी आने वाला है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, कहां पर, एंड पोटेंशियल दोनों निकालना है, तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां बोलेगा, जनरली इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात हो रहा है तो कहां, हाँ, एट द सेंटरोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये स्कूल एग्जाम का है, मेंस नीट में पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताओ आंसर। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ऐसा ही चीज, अब आपका वेक्टर क्लियर नहीं है तो आपका सांस फूल जाएगा। ग्रेविटेशन तो पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, वेक्टर क्लियर नहीं तो बैठो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकल, अब तो खैर दिसंबर आ गया, अब ये भी बोलने का समय नहीं रहा कि आप बैठ के वेक्टर पढ़ो, पढ़ लेना था। वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डायमेंशनल एनालिसिस, ये सब अगर आपका क्लियर है तो किसी भी क्लास में 1-2 क्लास के अंदर रिदम बन जाता है, पढ़ाई शुरू। वैसे वर्षा नहीं काम करेगा, आपका वेक्टर क्लियर नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर नहीं, तुम 6 महीना पढ़ लो जी, फिर भी तुमको एक भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा कि आखिर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आखिर क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ठीक है,
तो तुम लोग बनाओ इसको। कहां पर प्लेस है भैया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे। स्कूल एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। मास कितना कितना सबका? एम है। और बातें करोगे तो किसी को कुछ नहीं आएगा। साइड एल है, मतलब आंसर एम एल जी इसी सब के फॉर्म में आएगा, है ना। और सेंटरोइड क्लास 9th में पढ़े थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटरोइड और सर्कम सेंटर दोनों सेम ही पॉइंट पर आता है। वैसे इसका सर्कम सेंटर पर गोल 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 घूमता है, उसका शायद काम इस क्वेश्चन में ना पड़े, शायद नहीं काम पड़ेगा। परसों के लास्ट क्वेश्चन में पड़ गया था, इसमें शायद नहीं पड़ेगा। इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले क्या निकालना है? ये निकाले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि स्केलर है, स्केलर में जैसे डायरेक्शन का झमेला नहीं है, सीधा कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पूरा लिख के करते चलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना है? जी पॉइंट पर। मजा लो, क्वेश्चन में हार्ड है मत करो, मेरे को पता है हार्ड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट जी निकाल रहे हैं, तो स्केलर है, ज्यादा मेहनत नहीं। ए के वजह से निकाल दो, बी के वजह से निकाल दो, सी के वजह से निकाल दो, और जोड़ दो, बात खत्म है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी फॉर्मूला पढ़ा माइनस। अब आर देखो यहां से यहां, तो इसको तुम जी ए बोल सकते हो, जी बी बोल सकते हो, जी सी बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस माइनस जी एम बाई आर, मतलब इसको आर लिख दूं यहां पर, तो ये तीनों का सेम हो रहा है। मतलब एक बार निकाल करके दिस इज -3 GM बाई आर, यही आंसर हो जाना चाहिए था, बट नहीं होगा क्योंकि आर वर्ड कहां क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है? एल मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब अब हम लोग को मैथमेटिकली उस आर को एल के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। बाकी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बाकी अब आर को अब देखते हैं कैसे किया जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम भी ठीक रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री भी सही रहेगा। तो परसों सिखाया था, कुछ भी कर लो 2:1 तो तुम बाद में लगाओगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री या फिर पाइथागोरस थ्योरम तो तुमको लगाना ही पड़ेगा। पहले तुम ये निकालोगे तब तो 2:1 करोगे। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ट्रिगो ही लगा देते हैं। इन ट्राइंगल, इसका नाम ए बी सी, यहाँ पर डी कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, हमें ये निकालना है ये, तो cos 60 बराबर 1/2 बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। बट तो ये कैसे निकलेगा? साइन 60 कुछ भी, साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर में पूरा AD, हाइपोटेनस में L, तो AD बराबर √3L। बट ये नहीं निकालना है, AG निकालना है। अब इसमें 9th और 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, सेंटरॉइड हमेशा अपने मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर देता है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, AG जो है वो एक्चुअली में 2/3 टाइम्स ऑफ पूरा AD होता है। अरे आ रहा है समझ में? इंटू √3L, एक कट जाता, यही R हो जाता, √3L/3 चलेगा। तो यहाँ सेटअप कर देते हैं, दौड़ेगा वाह। GM/R के जगह पर √3L/3 -9 GM, √3 से इसको काट सकते, शायद 3√3 में कट जाएगा, -3√3। और क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का माइनस डायरेक्शन में नहीं, इसके फॉर्मूला पर है, तो आंसर इसका -3√3 GM/L ही आएगा। तो दिक्कत लिखो, ये एक क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन है, इससे आप लोग को बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम के लिए भी है, जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी है, और बढ़िया क्वेश्चन है वेक्टर वगैरह सीखने के लिए भी। क्योंकि अभी देखो, अभी निकाले हैं पोटेंशियल, तो वेक्टर का कोई रूल का यूज नहीं किए हैं, बट अभी अगले में क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड। परसों बताया गया था ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं होता, ये इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी वेक्टर है, तो वेक्टर ऐसे नहीं निकलेगा कि बस जोड़ दिया आंसर। वेक्टर का कैलकुलेशन तो तरीके से करना पड़ेगा। देखते हैं कितना आएगा। मारपीट नहीं, झगड़ा करना शुरू किया, पहले मैं बनाऊंगा, पहले मैं, वाह। बट क्वेश्चन के बारे में बात नहीं हो रही। तो इसी में देखते हैं, अब पोटेंशियल पहले इसलिए निकाले क्योंकि वो स्केलर था। अब निकालते हैं आपके काम का चीज, इंटेंसिटी।
जो कि एक वेक्टर है। और वेक्टर सिखाना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन तो होते रहता है, वेक्टर सीखना ज्यादा जरूरी है। ये लिख लिया हो ना, अब इसी में इंटेंसिटी निकालते हैं। और यही तो सिखाया गया था, स्केलर एडिशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है, बस जोड़ दो, वेक्टर एडिशन का पूरा समरी है। 11th फिजिक्स में, 12th मैथ्स में वेक्टर एडिशन हैज इनफाइनाइट एप्लीकेशंस, वो करना है अभी आपको। जी पर अब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ई से डिनोट करते हैं, ई निकालना है जी पर, है ना। कैसे कैसे होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सोच सोचिए, इस पॉइंट पर निकालना है। चलो अब तुम लोग बताओ भाई, अब तुम्हें बताना है, अब थोड़ा वेक्टर का रूल लगा के करना पड़ेगा। यहां पर है, यहां पर है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। कैसे, इसका मास m है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। मतलब किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, इसके लिए, यहां पर निकाल रहे हैं ना, हाँ, तो यहां पर निकाल रहे हैं इंटेंसिटी। तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, पूरा न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स का है। नीचे तो तब जाएगा जब ये रिपेल कर जाएगा, अरे समझ में आ रहा है। पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्सन कहीं नहीं है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स and electrostatic force that you have been studying from class 8. इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ग्रेविटेशन तो सोचना नहीं, हमेशा अट्रैक्ट करो, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे तो कभी जा ही नहीं सकता, नीचे तो तभी जाता जब ये रिपेल कर जाता है, और इस चैप्टर में रिपेल कहीं नहीं करने वाला कोई, ठीक है। तो अब थोड़ा पेन का अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, आप लोग को भी अलग अलग पेन लाने की जरूरत है। इन दोनों के बीच में ये ऊपर की तरफ लगेगा, अभी देख लो, उसके बाद लिखना। नाम रखते हैं ई ए मान लो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ई बी चलेगा, इन दोनों की तरफ। देखिए अभी स्केलर निकाल रहे थे तो ये सब कहाँ की सीधा जोड़ दिए, बट वेक्टर मैंने ऐसा नहीं होगा कि बस जोड़ दिए। दिस इज, इसका नाम तो आ रहा, दिस इज इसी। अब थोड़ा सा देखते हैं, अब मजेदार कॉन्सेप्ट है, आप लोग जो लोग अच्छे बच्चे समझ आएंगे। ये दोनों का के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, तो रिजल्टेंट कहां पर आएगा इसका, इसका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलो, किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, अरे यहां, और इसका ये 120 डिग्री पर है, इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, एकदम ऐसे ठीक है आएगा ना, बिल्कुल। क्यों एकदम बीच में कैसे आ रहा है, क्योंकि ये ईबी और ये इसी बराबर आने वाला है। फॉर्मूला आप लोग देख करके बता दीजिए, ईबी इसी का कितना था, मेरे को तो याद है, ईबी बोलो, ईसी बोलो, ये बोलो, सब सेम आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर था, तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड हुआ सेम होने वाला है। मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल 120 का रिजल्टेंट 60 डिग्री पर ही आएगा। नहीं अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो हम लोग निकालते कहां पर आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं आता वेक्टर तो वेक्टर पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ के क्या करोगे, वेक्टर क्लियर नहीं तो वेक्टर पढ़ो, पढ़ के कर ही क्या लोगे अगर वेक्टर क्लियर नहीं है तुम्हारा, तो एक क्वेश्चन से हो जाएगा क्या तुम्हारा बेंच एडवांस मेडिकल, जाके वेक्टर पढ़ोगे क्लियर नहीं है तो। मैं इसी में बना रहा हूं, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो एक रिजल्टेंट ऐसे, एक ऐसे ऊपर की तरफ है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, रिजल्टेंट का और ये का, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो पहला काम हमारा हो गया रिजल्टेंट निकालने का, तो पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। ई जी के लिए पहले ऐसे लिख देते हैं, ये प्लस ई बी प्लस ई सी, लिखते प्लस ही है, बट ये स्केलर का प्लस सीधा स्केलर का प्लस होता है। वेक्टर का एडिशन ऐसा नहीं कि बस जोड़ दिया और आंसर, इसको तरीके से निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि ऐसे लिखो ताकि याद भी रहेगा, वेक्टर के फॉर्म में जोड़ना है, सीधा जोड़ने पर आंसर नहीं आने वाला। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट बिटवीन, इतना बहुत होता है जितना क्वेश्चन में बता दे, रिजल्टेंट बिटवीन वो ईबी एंड ईसी। वैसे हमें पता चल रहा है कि ईबी ईसी का मैग्नीट्यूड सेम चल रहा है, कितना, जी m1 m2, तो m2 तो होता नहीं है इसमें, तो जी एम बाय आर स्क्वायर। आर अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, तो बार बार नहीं निकालने की जरूरत है, कहीं निकाले थे ना, तो वो बाद में लगाएंगे। फिलहाल दोनों बराबर है तो इसको ई ही लिख देते हैं। तो रिजल्टेंटवा का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, मतलब ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, तो 2 ई कॉस
120 है। अब cos 120 मैथ वाले लोग को तो मालूम है, नॉन मैथ वाले लोग अगर भूल जाते तो ये -1/2 होता है। अगर नॉन मैथ वालों को मालूम नहीं है तो मैथ वालों को मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े। तो अब बारी आ गई e स्क्वायर 2 स्क्वायर इसमें -1/2 दोनों कट गया, माइनस ई स्क्वायर भी कट गया, तो रिजल्टेंट एक्चुअली में केवल ई के बराबर आ गया। अब ये ई तुमको निकालने का जरूरत नहीं है, बेवकूफे हो गए तो निकालोगे नहीं, तो ये ई बी ई सी और ये का भी तो मैग्नीट्यूड उतना ही आता ना, तो ई बी ई सी और ये सब ई ए सबका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है, ई के। इसका रिजल्टेंट भी ई आ रहा है, और ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, और ये वेक्टर है और मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन उल्टे तरफ चल रहा है। देयरफॉर ई नेट का वैल्यू इस क्वेश्चन में ये 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जी पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू तो 0 आ गया, बट नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू माइनस जो भी आया था 3√3 GMIL आ गया। चैंपियन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मेंस में एडवांस में नीट में पूछा जा चुका है। अब ये स्कूल एग्जाम में आता है, ये स्कूल एग्जाम का मेन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, स्कूल एग्जाम का मेजर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लो, बना के देख लो। तो क्वेश्चन है नीट 2017 का। नीट वाले जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए बच्चों, नीट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, खैर मेहनत तो सब चीज में ही है, बोलने का मतलब है बहुत पेचीदा क्वेश्चन नीट के लिए नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्लस जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखते हो। अब एक स्टेप ऊपर तो हमेशा तैयारी रखना रहता है नीट का क्वेश्चन के लिए, एटलीस्ट मेंस का क्वेश्चन कम से कम बना करके चलना है ना, बट और ऊपर नीट के लिए नहीं करने का जरूरत, क्योंकि तुमको ऑलरेडी बायो में 320 नंबर लाना है, वो तो 320 से ज्यादा, वो तो तभी होगा जब फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको मुंह जबानी करना होगा, तभी ना बायो में 320 प्लस लाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मेन पेपर नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एक हाइट पर और एक डेप्थ पर बोल रहा है, जी का वैल्यू सेम हो जा रहा है, वो किस हाइट पर संभव है, किस डेप्थ पर संभव है वो पूछ रहा है। ठीक है, हाइट वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, जी इंटू 1 क्या था का होल स्क्वायर, वो मतलब बताओ, वो सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जहां पर कंपेयर वाला क्वेश्चन रहता है, तब ये सब भूल जाओगे, फिर मेरे को मत बताना इसमें वैल्यू दिया हुआ है तो वो वाला नहीं लगाना है, लगाओगे गलत आंसर आ जाएगा। सीधा जो फॉर्मूला वाला था वो बोलो, 2h/r था कि h/r था, ये हाइट पर है, और डेप्थ पर होता है g इंटू 1 - d/r। इन दोनों का प्रूफिंग जरूर पढ़ लेना, स्कूल एग्जाम में आने वाला है। और इस क्वेश्चन में लिख रहा है दोनों सेम है, क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं बोल रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फलाना हाइट पर सेम है एट डेप्थ डी पर, मतलब ये दोनों सेम हो रहा है। एच दिया हुआ था लगता है, एक आर का वैल्यू होता है 6400, वो हमें शायद पुट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब ये जी कट गया, 1 से 1 भी कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/r बराबर d/r, ये भी कट गया, तो d इज इक्वल टू। नीट वालों के लिए फिजिक्स का पेपर उतना टफ नहीं है, अगर आपको सारा फॉर्मूला याद रहे तो। एक्चुअली में मेंस वालों के लिए भी टफ नहीं है, सिर्फ एडवांस में फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। मेंस नीट और स्कूल के लिए तो आप बेसिक क्वेश्चन भी घर से रट के जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अब वो भी नहीं जाओगे तो दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, आपको पढ़ना ही नहीं है तो वो तुम्हारा डिसीजन है बस। नीट वालों को मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग ज्यादा अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, पहले देखते थे हम लोग, क्योंकि एम्स का एग्जाम में थोड़ा बाहर का क्वेश्चन रहता था, अब तो वो भी नहीं, एम्स भी नीट के थ्रू है। तो कुछ लोग बोलते हैं इस बार आसान है अगली बार हार्ड आएगा, कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता है। नीट का पेपर छोटा ही रहता है, जिसको याद है वो जरूर बना देगा। और बात नहीं मिस्टर डी से नाम धनंजय, अभी चिल्लाए था तो वो लड़का खुद ही बोल रहा था, बोला यार अगला करो, बातें नहीं पढ़ाने ही चलेंगे। कभी तुम लोग पढ़ा नहीं चाहे देखे हो कभी? नहीं ना, वीडियो कोई बात नहीं, होने में खींचेंगे, अभी तो बात बनेगी। बिठा दूं, चलो नीट 16 का बना के देखो, पहले नीट वाला बनाओ तो कुछ मेंस वाला भी पढ़ देता हूँ। वैसे पूरे कॉपी में तो भरा ही हुआ है मेंस का, एडवांस का, नीट का क्वेश्चन और प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्लस मेरे कॉपी का क्वेश्चन, इतना भी देख लो तो तुम्हें कोई बुक देखने का जरूरत नहीं है। वैसे मैंने बुक बताया है, मेंस वाले लोग का कंप्लीट फिजिक्स अलग आता है, नीट वालों का कंप्लीट फिजिक्स अलग आता है। वो पढ़ने की बुक नहीं है, उसमें केवल क्वेश्चन दिया हुआ है। पढ़ने के लिए तो आप ट्यूशन आ ही रहे, उससे सिर्फ क्वेश्चन बनाना, वो भी सॉल्व रहता है।
बाकी ये नीट 16 का है। क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट above the surface of earth the gravitational potential and the value of g, बढ़िया क्वेश्चन है, are -5.4 into 10 की पावर 7 जूल केजी पे पावर -2 एंड 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इसमें टेक रेडियस ऑफ अर्थ बोल रहा है 6400 किलोमीटर लेना है। बना सकते हो? नहीं, ट्राई करो। क्वेश्चन का मीनिंग तो पहले बताओ। एक पॉइंट है कहां पर, अर्थ के सरफेस से ऊपर है, वहां पर दो वैल्यू दे रहा है, किसका किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता रहा है -5.4 into 10 की पावर 7 आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़े ऊपर जाने पर कमता है, तो कम होकर 6 हो गया, तो वो किस हाइट पर ऐसा हो रहा है वो तुमको बता देना है बस। और इस बार आर का वैल्यू बोला है 6400 लेने के लिए, दिस इज 2000 किलोमीटर। और हो जाएगा? थोड़ा देखो जरा, एग्जैक्ट चाहिए होगा, कैसे होगा? तो फॉर्मूला तो हमें याद है। सबसे दिक्कत यहीं पर है हाइट वाले पर, क्योंकि हाइट वाले पर देख रहे हो दो अलग अलग फॉर्मूला लगता है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो ठीक है। एक पॉइंट है एच पर, एट अ पॉइंट एच, डायग्राम बनाओगे आ जाएगा समझ में, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पर स्मॉल जी का वैल्यू कितना दे रहा है? 6 बोल रहा है। स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला होता है हाइट पर? जी इंटू वो वाला नहीं होगा, क्योंकि कंपेरेटिबल वाला नहीं है ये। देखते हैं दोनों में से जिससे आ जाए, क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन नहीं है, तो जो है पहले वो लेते हैं। आर बाई यही था ना, इसका वैल्यू दे रहा है 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यही था ना फॉर्मूला, गलत नहीं होना चाहिए। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो अभी आएगा माइनस एम कौन है? एम उसमें बॉडी का मास तो होता नहीं, अर्थ का मास होता था, है ना, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। या तो वैल्यू पुट करो, या तो तुम अर्थ का वैल्यू यूज करो, या फिर मैनिपुलेट करो फॉर्मूला, वैसे ही कुछ करना पड़ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे करना पड़ेगा, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देते, पहले GM बाई R होता था ना। R कहाँ से होता था? देख लो, GM बाई R सेंटर से, तो कितना हो जाएगा इसमें? 11 है कि ओवरफ्लो कर रहा है, माइनस GM बाई R सेंटर से होता है। तुम एक H पर बात कर रहे हो, और H कहाँ से लिए हो? से और क्या, तो ये होगा। अब जैसे कि आपकी फ्रेंड बता रही है, या तो इससे बन जाएगा, इसमें तुम मास ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट कर दो, जो कि याद किए हो छोटे क्लास से, या फिर फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट करो। मैनिपुलेट हम लोग को मालूम है कैसे करते हैं। स्मॉल जी बराबर होता है GM बाई R स्क्वायर, तो GM को मैनिपुलेट कर लेते हैं, दिस इज माइनस R स्क्वायर बाई, ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं तो फिर मास वैल्यू पुट करने पर भी आंसर आ जाएगा, बट नहीं करेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ था एक्चुअली में -5.4
ये माइनस माइनस कट जा रहा है, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अरे समझ में तो आ जाएगा। इसका थोड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये ऐसे था एक्चुअली, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर बराबर 6, और ये है जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच बराबर 5.4 इंटू 10 की पावर 7। यूनिट तो ठीक ही है, सब लग रहा है। इसमें जी का वैल्यू पुट कर देंगे 6 और आर का वैल्यू डिवाइड कर देंगे आपस में, क्या आपस में डिवाइड कर देते दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? जी आर स्क्वायर कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसको ए बी लिख के डिवाइड कर दो। ए को बी से डिवाइड किया मान लो तो जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर बाई जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच, तो कितना बचा? ये कट गया, ये कट गया, तो ये 1 बाई आर प्लस एच बचा रहा लगता है। 1 बाई आर प्लस एच, और इधर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बाई 5.4 इंटू 10 की पावर। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय लगेगा जरूर। आर का वैल्यू दिया हुआ था, व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले 6 से कट भी सकता है, 0.9 बार है ना। अब करो r प्लस एच बराबर, इसको 0.9 से हटा के 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। और यार का वैल्यू बोला है लेने के लिए 6400 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस एच बराबर 9 इंटू 10 की पावर 6। आ रहा समझ? तो एच उधर जाके माइनस हो गया, 9 में से 6.4 गया, कितना होता है? 2.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स। आ रहा है समझ में? कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, ठीक लग रहा है। और मीटर को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में तो ये कितना आ जाएगा? 2.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, और यू कैन से 2600 किलोमीटर। ये है पहला सबसे बनेगा नीट का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लो? अरे हाँ ना बोल भाई, आ रहा है तो लिखो, करो। एक और कर लेते हैं, इसके बाद मेरे तरफ से चैप्टर खत्म। दिस इज पीएमटी 2015 है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पीएमटी का है वो बड़ी बात नहीं है, इट्स अ गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मास ऑफ सन बता रहा है, कैपिटल एम लेना है। एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड गोल 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 घूम रहा है, उसका मास स्मॉल एम लेना है, ठीक है। देन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब गोल घूमने वाला बात मेरे को कहां से पता चल गया? क्योंकि आगे लिख रहा है केपलर लॉ का जो कांस्टेंट आ रहा है के, उसके बीच में रिलेशनशिप बताना है कितना होगा। अब बोलोगे केपलर लॉ में के था क्या? बिल्कुल था। तीसरा लॉ अगर आपको याद आ रहा हो, थर्ड लॉ केपलर लॉ का, टी स्क्वायर वाज तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यही के के बारे में बात हो रहा है। इस के का और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। अच्छा, जो लोग केपलर लॉ का क्लास याद किए थे, याद होगा आर एक्चुअली में सेमी मेजर एक्सिस होता है इलिप्स का, और उसी क्लास में समझाया गया था। वो सिर्फ बोलने की बात है, पूरा फिजिक्स में हम लोग इलिप्स उलिप्स पे नहीं, जो भी करते हैं वो सर्कल से ही कर लेते हैं, एक्चुअली में वो इलिप्टिकल होता है। तो अब ये मतलब इतना मेरे को मालूम है किस के, और ये अर्थ है, अर्थ नहीं सन, इसको मान लेते हैं, इसका मास है m, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल m है जो कि प्लैनेट है, वो इसके अराउंड कैसा जा रहा है? तो गोल 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 ही जा रहा होगा, और इसको गोल जा रहा है तो इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में एक खास टाइम लगता है, उसको टाइम नहीं टाइम पीरियड कहते हैं, वो टी। और केपलर लॉ के हिसाब से भी टी क्या था? थर्ड लॉ, अगर आप लोग को याद हो तो थर्ड लॉ केपलर लॉ का क्या कहता है? प्लैनेट को एक सन के अराउंड रिवॉल्व करने में जो कंप्लीट टाइम पीरियड लगे टी, तो उसको कनेक्ट करना होगा अभी हमें, ठीक है। तो पहले हम लोग केपलर लॉ वाला टी ये तो जानते ही हैं, इसको अलग रखते हैं पहले। और ये गोल घूमने के लिए टाइम पीरियड आजकल में ही पढ़े थे, सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड बराबर होता है 2 आर। का कुछ बात किया है? हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आर आर होगा, यहाँ से आप तक कुछ ले लेते हैं, आर बाई कौन सा भी? हाँ, कोई बोला नहीं है, बट ये क्वेश्चन ऑर्बिटल वेलोसिटी का, क्योंकि गोल घूमने के लिए जब पहला क्लास पढ़े थे केपलर लॉ तो हमें पता नहीं था ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, बट इस पूरे चैप्टर में सीखे तो प्लैनेट को सन के अराउंड, या सन के अराउंड सैटेलाइट को, सन के अराउंड नहीं प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट को
सन के अराउंड प्लैनेट को गोल घूमने के लिए एरा गैरा नहीं है और वाइटल वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है। तो 2 पाई आर बाई वी नॉट, जिसका फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, और वाइटल वेलोसिटी का कितना था, अंडर रूट क्या था, जीएम बाई आर, यही था। टी इक्वल टू 2 पाई रूट जीएम, और ऊपर क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ ये प्रूफिंग के समय ये स्टेप में किया था एक्चुअली में। ऐसे करो ना, आर का पावर 1/2 है और ये ऊपर गया ना, तो कितना हो गया, आर का पावर 3/2। स्टेप आएगी फिर से बताऊं, बोलो कुछ बोलो, सही है। रूट जीएम बाई आर होता है, रूट आर का मतलब आर का पावर 1/2, मतलब इधर आर का पावर 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो आर का पावर 1 इंटू आर का पावर 1/2, बेस जुड़ेगा तो ये उतना हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जीएम, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये तो मैथमेटिकल है भाई, ये नहीं आ रहा तो मैथ का दिक्कत है। तो ये हो गया और वाइटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, और ये हो गया केपलर लॉ के हिसाब से, दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। ये केपलर का थर्ड लॉ है, कॉपी में लिखवाया हुआ, नहीं लिखे हो तो लिखो, केपलर का तीसरा लॉ है ये। अब चलो कंपेयर करो, के आर क्यूब बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम, ये कट जाता है और के और जी के बीच में रिलेशन बताना है। तो के बराबर दिस इज 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई से कुछ बात बनेगा, जी एम के है ना यहाँ पर। ये इस तरह से पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट, इतना क्वेश्चन करने के बावजूद मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो बच्चे एक्चुअल में अपीयरिंग या फिर ड्रॉप में मेंस एडवांस मेडिकल के एग्जाम की तरफ ध्यान से देख रहे हैं, वो बॉडी तोड़ने वाला ये पॉइंट पर, ये एनर्जी, बी पर एनर्जी, सी पर एनर्जी, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वही एक टॉपिक है जो सीधा फॉर्मूला पर आंसर नहीं आता, उसको समझ समझ के बनाना है। बाकी जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद हो तो आपका क्वेश्चन खींचा जाएगा। ठीक है, प्रूफिंग पढ़ लेना है स्कूल एग्जाम के लिए, बढ़िया चैप्टर है। और जो लोग और प्रिसाइसली पढ़ते हैं तो उन लोग घर पर किताब से पढ़े होंगे तो देखोगे एक दो टॉपिक, एक दो क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में छोड़ दिया हूं, वो इसलिए छोड़ा हूं, मासलेसनेस तो कोई टॉपिक ही नहीं, स्मॉल जी का वैल्यू 0 हो गया तो वेटलेस हो जाएगा, वो कोई टॉपिक नहीं। कुछ टॉपिक मैं इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किताब में एक्चुअली में इस चैप्टर के पहले रोटेशनल मैकेनिक्स है, मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें पहले रोटेशनल मैकेनिक्स आता है और तुम अभी रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़े नहीं हो, वो सब फॉर्मूला अगर मैं यूज कर देता तो तुमको दिक्कत हो जाता है। इसी वजह से मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी छोड़ा हुआ हूं, वो जब मैं रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तब करवा दूंगा। ठीक है, जैसे कि जहां तक मेरे को याद आ रहा है एक चीज मैं बताता हूं, आप लोग में से कुछ लोग उतना डिटेल्स में पढ़ते नहीं है, मैं ही बताता हूं। चैप्टर स्टार्ट कहां से हुआ था, केपलर का लॉ से। केपलर के लॉ का प्रूफिंग भी आप लोगों को पढ़ना है, जैसे जब आप लोग किताब अपना देखे होंगे एनसीईआरटी, एबीसी, प्रदीप, जो भी, उसका प्रूफिंग भी आपको पढ़ना है और उसका प्रूफिंग रोटेशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से होता है। तो अभी मैं इसलिए प्रूफिंग नहीं बताया क्योंकि आपको रोटेशनल नहीं पढ़ा हुआ था। आजकल मैं रोटेशनल शुरू करेंगे तो मैं ग्रेविटेशन का जो जो टॉपिक छोड़ा हूं उसको रोटेशनल मैकेनिक्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यही तक रहेगा आज की क्लास। अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ये चैप्टर खत्म हो गया, नोट्स जरूर बना लेना।